वेलकम एवरीवन। आज का चैप्टर है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल लेटेस्ट वाली डेवलपमेंट देखेंगे, करंट न्यूज़ जो इससे रिलेटेड है। देन उसके बाद इनका ओरिजिन देखेंगे कि कैसे शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पिक्चर में आए, ओरिजिन कैसे हुआ इनका, इनमें डिफरेंस क्या है। देन उसके बाद हम कवर करेंगे इनका आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया, जो भी लक्ष्मीकांत में चीज़ें दी गई हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स बताऊंगी जो कि करंट न्यूज़ से भी रिलेटेड है, आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी सिंगल इंडिविजुअल विल बी रीडिंग लक्ष्मीकांत। हर कोई लक्ष्मीकांत रीड करेगा, पढ़ेगा। डिफरेंस कहाँ पर आता है कि आपके पास क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपने अपने आंसर में क्या एक्स्ट्रा लिखा हुआ है जो कि आपको बाकियों से अलग बनाता है। सो स्टार्ट करते हैं शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। जो लेटेस्ट न्यूज़ है सो ये लास्ट मंथ की ही है। फरवरी 2024 में आंध्र प्रदेश की 2 ट्राइब्स को शेड्यूल्ड लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। इन ट्राइब्स का नाम आपको याद रखना है। पहली है पोरजा, PORJA। देन सेकंड ट्राइब है सवरा, SAVARA। इन दोनों के नाम याद रखना है। ऐड इनको क्यों करा गया है, क्योंकि देखिए आंध्र प्रदेश तो ऑलरेडी 5th शेड्यूल में आता है ना। फिर भी इन ट्राइब्स की क्यों ऐड करा गया है, क्योंकि ये बिलोंग करते थे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के साथ। अब इसका भी आपको पता होना चाहिए एक है क्या। देखिए जैसे एक कास्ट होती है उसके अंदर बहुत सारी सब कास्ट होती हैं, ऐसे ही जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है ये शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर ही एक सब सेक्शन है। ये वो लोग हैं जो कि इन शेड्यूल्ड ट्राइब से बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं। जो रेगुलर शेड्यूल्ड ट्राइब है उससे भी ज़्यादा इनके पास कम प्रिविलेजेस हैं। इनके पास जो लिटरेसी रेट है इनका वो भी बहुत ज़्यादा कम है। ये सर्वाइव देखिए कैसे कर रहे हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप, जो प्री एग्रीकल्चर लेवल की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही प्रिमिटिव मेथड्स को यूज़ करके ये लोग सस्टेन कर रहे हैं। इनका जो सबसिस्टेंस लेवल है इकोनॉमी का वो भी बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसे 4 क्राइटेरियाज हैं कि इनका सबसिस्टेंस लेवल कैसा है, इनका लिटरेसी रेट कैसा है, इनकी पॉपुलेशन क्या डिक्लाइन कर रही है। सो ये जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं इनका मेन रीज़न इनको इस ग्रुप में रखने का ये भी है कि इनकी पॉपुलेशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा कम है। प्रिमिटिव मेथड्स ये यूज़ कर रहे हैं। सो ऐसे ही जैसे कास्ट में एक सब कास्ट होती है तो शेड्यूल्ड ट्राइब में ही एक सब सेक्शन और एक सब कैटेगरी बना दी गई है जिसको आप पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलोगे। अब आपको ये दोनों ही चीज़ें पता होनी चाहिए, इसको प्लीज़ साथ में लिख लें गई। एंड एक और फैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर कोई भी शेड्यूल्ड एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज नहीं है। सो स्टेट्स की बात करें तो 2 स्टेट्स पंजाब एंड हरियाणा, यहाँ पर कोई भी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यहीं पर आ जाएगी, देखिए चंडीगढ़, देन साथ में ही यहाँ पर दिल्ली, देन एक यहाँ पर पुडुचेरी। ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं। इन एरियाज में कोई भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ नहीं है, शेड्यूल्ड एरियाज या फिर ट्राइबल एरियाज नहीं है। अब देखते हैं कि इन शेड्यूल्ड एरियाज ट्राइबल एरियाज में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, क्या इनकी बैकग्राउंड है। सो सबसे पहले तो देखिए जो आर्टिकल 244 है, सबको पता है, पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज से डील करता है। जो इसकी फर्स्ट क्लॉज होगी इस आर्टिकल की वो शेड्यूल्ड एरियाज से डील करेगी। एंड जो सेकंड क्लॉज है इस आर्टिकल की 244 की ही वो ट्राइबल एरियाज के से डील करती है। ट्राइबल एरियाज को 6th शेड्यूल में रखा गया है। 6th शेड्यूल में 4 ही स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। इनको अब अलग क्यों रखा गया है वो हम देखेंगे बाद में। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं इनको 5th शेड्यूल में रखा गया है। जो भी लॉज इस 5th शेड्यूल में होंगे वो सिर्फ शेड्यूल्ड एरियाज के लिए होंगे। एंड जो भी लॉज 6th शेड्यूल में रखे गए हैं वो इन 4 स्टेट्स के लिए होंगे, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होंगे। अब इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज में डिफरेंस क्या है। देखिए दोनों ही जगह पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप एब ओरिजिनल्स बोल सकते हो या फिर उनको आप इंडिजिनस लोग भी बोल सकते हो, जो कि सदियों से रह रहे थे इन एरियाज में। उनका मेन स्ट्रीम इंडिया के जो लोग थे उनके साथ कनेक्शन बहुत कम था। ब्रिटिशर्स से पहले भी ये लोग रह रहे थे, ऐसा नहीं था कि इंडिपेंडेंस के बाद ही रहने लगे हैं। ब्रिटिशर्स से पहले ही ये लोग रह रहे थे। ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या चीज़ें आई, इन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन ट्राइबल जो लोग थे उनको कुछ रिकग्निशन देनी स्टार्ट करी। चीज़ें वहाँ पर स्टार्ट हुई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन लोगों ने मेन इंडिया के साथ अपना कोई कनेक्शन बना लिया था। फॉरेस्ट एंड लैंड के साथ इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। शेड्यूल्ड एरियाज की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनका भी आज की डेट में फॉरेस्ट एंड लैंड के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बट जो ट्राइबल एरियाज में जो 4 स्टेट्स दी गई हैं
इन एरियाज में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं उनका अलग ही लेवल का कनेक्शन है अपनी फॉरेस्ट के साथ, कस्टम्स के साथ, लैंड के साथ। तो ये बेसिक सा थोड़ा डिफरेंस है। बट क्वेश्चन आता है कि इन सिर्फ चारों ही स्टेट्स को 6th शेड्यूल में क्यों रखा गया। ऐसा भी था, और भी तो स्टेट्स हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में। यहाँ पर देखिए बहुत सारी स्टेट्स हैं, नागालैंड भी उनमें से एक स्टेट है। तो इन चारों को ही क्यों रखा गया, क्योंकि ये ऐसी स्टेट्स थी, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, जिन्होंने जो बाकी की स्टेट्स हैं इंडिया की उनके साथ थोड़ा बहुत भी असिमिलेट नहीं करा था। इन्होंने कोई भी कनेक्शन नहीं बनाया था। आज की आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि आज के टाइम पर ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है, बट क्योंकि प्रोविजंस पहले से चली आ रही हैं तो हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे कि हमेशा से चली आ रही हैं, जो कि ब्रिटिशर्स एरा से चली आ रही हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम से चली आ रही हैं। तो वैसे ही हमको पढ़ना है। सो ये ऐसी 4 स्टेट्स थी जिनके लोगों ने, जिनकी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने जो मेन इंडिया है उनके साथ कोई भी कनेक्शन बिठाना ज़रूरी नहीं समझा। इनको नहीं लगा कि हमें मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ कनेक्ट करना चाहिए। अब नागालैंड या फिर और भी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको इस 6th शेड्यूल में क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि उनके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से ही आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे कि अगर आप सिर्फ नागालैंड की ही बात कर लो तो नागालैंड से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है 371 क्लॉज ए। इस आर्टिकल में ही अलग से बता दिया गया है कि नागालैंड के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस होंगी, क्या इन नागालैंड के लोगों के लिए जो सेफ गार्ड्स होंगे वो कौन से होंगे। सो इन जो बाकी की स्टेट्स हैं उनके लिए अलग से ही कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। सिर्फ 4 स्टेट्स की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ही इस 6th शेड्यूल में रखा गया था। अब ये हमें सबको पता है कि ठीक है, इन जो ये शेड्यूल्ड एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ ऐसे एरियाज़ थे जिनके लिए अलग एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए थी। इन एरियाज़ को कंट्रोल करने के लिए अलग प्रोविजंस चाहिए थी। इनकी गवर्नेंस चलाने के लिए कुछ अलग क्लॉजेस चाहिए थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्यों? सिंपल सी चीज़ है, एबोरिजिनल लोग थे, ये सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे, इनकी कस्टम्स अपनी थी, इनका लैंड एंड फॉरेस्ट के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, मेन इंडिया के साथ ये लोग असिमिलेट नहीं कर रहे थे। सो ऐसी चीज़ों की वजह से ही इन शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ को अलग शेड्यूल में रख दिया गया। इनके लिए अलग सेफ गार्ड्स दिए गए इन लोगों के लिए। अब हम डायरेक्टली देखते हैं कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, इनका ओरिजिन क्या है, कैसे हुआ। देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे फैक्ट्स बता रही है, बट ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ ट्रस्ट मी, आप अगर आप इसको अपने आंसर में लिखोगे तो बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा। ओके, सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं आज के टाइम पर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है ये इन्फॉर्म। 11.3% जो इंडिया के टोटल लैंड एरिया है उसका 11.3% इन शेड्यूल्ड एरियाज़ ने कवर करा हुआ है। एंड जो पॉपुलेशन है आज की पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ ने ही कवर करा हुआ है। ठीक है, अब बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट टाइम प्रोविजन इससे रिलेटेड आई। जो फर्स्ट टाइम चीज़ें स्टार्ट हुई थी वो ब्रिटिश एरा के टाइम पर स्टार्ट हुई थी। ब्रिटिशर्स के टाइम पर कैसे, देखिए सबसे पहले, ओके मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था। जब ब्रिटिशर्स को पता चला कि यस ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं जो हमें काम में आ सकते हैं, बट वहाँ पर कुछ इंडिजिनस लोग रह रहे हैं, तो क्या करा ब्रिटिशर्स ने, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में इन एरियाज़ को जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही थी उनको क्या बना दिया, उनको डेजिग्नेट कर दिया एज बैकवर्ड ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए अभी तक ये शेड्यूल्ड एरिया या फिर ट्राइबल एरिया की जो टर्म है वो यूज़ नहीं हुई है। 1919 के एक्ट में सबसे पहले इन ब्रिटिशर्स ने जो डेजिग्नेशन दी थी इन एरियाज़ को एज बैकवर्ड ट्रैक्ट एक आइडेंटिफाई करा था कि इनको क्या बोला जाएगा, बैकवर्ड ट्रैक्ट एरिया बोला जाएगा। अब ये बैकवर्ड ट्रैक्ट क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स को अपने एरियाज में आने भी नहीं देना चाहते थे। ठीक है, तो विद टाइम फिर एक और डेवलपमेंट आएगी, एक सेंसस कंडक्ट करवाया जाएगा ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जिसको बोला जाएगा सेंसस 1931। इस सेंसस में देखिए क्या हुआ कि ये जो बैकवर्ड ट्रैक्ट टर्म थी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या फिर ट्राइबल एरियाज के लिए, इसको चेंज करके बना दिया गया बैकवर्ड ट्राइब्स। देखिए अब ये टर्म क्या थी पहले, बैकवर्ड ट्रैक्ट, अब ये क्या टर्म बन चुकी है, बैकवर्ड ट्राइब्स। ऐसा क्यों करा गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो लोग हैं ना ट्राइबल कम्युनिटीज सॉरी ये एक्सक्लूडेड एरियाज एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज में रह रही हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सक्लूडेड एरियाज एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज क्या है। एक्सक्लूडेड एरियाज
इन एरियाज़ में वो लोग रह रहे थे जो कि मेन इंडिया के साथ जिनका 1% भी कोई कनेक्शन नहीं था। देखिए पूरी तरह से एक्सक्लूड हो चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज़ थे, तो इनको एक्सक्लूडेड एरियाज़ वाले लोगों को भी बैकवर्ड ट्राइब में रख दिया गया। ऐसे ही जो पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ थे वो स्लाइटली डेवलप हो चुके थे, डेवलप नहीं बोल सकते आप उस टाइम के अकॉर्डिंग, बट ये जो पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ थे इनमें कुछ हद तक तो एक नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी वहाँ पर। तो ब्रिटिशर्स ने इस 1931 के सेंसस में इन पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज एंड एक्सक्लूडेड एरियाज में जो भी लोग रह रहे थे उनका डेजिग्नेशन बैकवर्ड ट्रैक्ट से चेंज करके बैकवर्ड ट्राइब रख दिया। उसके बाद देखिए फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इस एक्ट में फर्स्ट टाइम सोचा गया कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज में रह रही हैं, इन एरियाज को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए प्रोविंशियल असेंबलीज में। ब्रिटिशर्स के टाइम पर क्या होता था, प्रोविंसेस होती थी, आज के टाइम पर जैसे स्टेट्स है तो उस टाइम पर प्रोविंसेस होती थी, तो उनकी प्रोविंशियल असेंबलीज होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में फर्स्ट टाइम ये सोचा गया कि इन एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज में जो भी लोग रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही हैं, उनको भी प्रोविंशियल असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए आज के टाइम पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं वो है ये वाले फिर आर्टिकल्स। अब देखिए ये तो सबको पता ही होगा है ना कि आर्टिकल 244 है, उसकी क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, लेकिन आर्टिकल 244 के साथ ही दो आर्टिकल्स और भी इंपॉर्टेंट हैं, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 एंड आर्टिकल 342। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि देखिए जो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 था इसमें फर्स्ट टाइम शेड्यूल्ड ट्राइब जो टर्म थी ना वो ऑफिशियली यूज करी गई। कि पहले क्या हो रहा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पर कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब है, पहले उनको बैकवर्ड ट्रैक्ट बोल दिया गया, फिर बाद में बैकवर्ड ट्राइब्स बोल दिया गया, एक्सक्लूडेड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज की प्रोविजन आ गई, ठीक है, उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात करी गई। बट जो आर्टिकल 366 क्लॉज 25 था इसमें फर्स्ट टाइम ये जो टर्म थी शेड्यूल्ड ट्राइब ये अपीयर हुई। इसमें देखिए क्या बोला गया कि शेड्यूल्ड ट्राइब किन लोगों को माना जाएगा, उन लोगों को माना जाएगा, उन ग्रुप्स को माना जाएगा जो कि आर्टिकल 342 में बताए गए हैं। एंड जो आर्टिकल 342 है ये प्रेसिडेंट को पावर देता है कि प्रेसिडेंट बताएंगे कि कौन से लोग होंगे, कौन से ग्रुप्स या कम्युनिटीज होंगी किसी भी स्टेट की या फिर यूनियन टेरिटरी की जो कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब बनेगी। सो ये दोनों ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 366 क्लॉज 25 में बताया गया एक टर्म यूज करी गई शेड्यूल्ड ट्राइब, उस टर्म को डिफाइन करने के लिए पावर किसको दे दी गई, प्रेसिडेंट को। एंड प्रेसिडेंट के पास वो पावर कहाँ से आती है, आर्टिकल 342 से। इसके अकॉर्डिंग ही प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं, एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली जाती है, जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश की 2 ट्राइब्स को ऐड करा गया है तो एक प्रॉपर पब्लिक नोटिफिकेशन निकाली गई कि यस ये 2 कम्युनिटीज हैं जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब कंसिडर करी जाएगी, इनको लिस्ट में ऐड करा जाएगा। ऐसे ही देखिए इस आर्टिकल के थ्रू हमारे पार्लियामेंट के पास भी पावर आती है, पार्लियामेंट चाहे तो पब्लिक और गैजेट एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं कि किसी शेड्यूल्ड ट्राइब को लिस्ट से हटा दिया गया है या फिर लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। सो ये आर्टिकल्स भी आपको याद रखने हैं। एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जब शेड्यूल्ड एरियाज की बात आएगी तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास ही ज़्यादा पावर होगी, एंड जब ट्राइबल एरियाज की बात आएगी तो उस केस में गवर्नर ऑफ स्टेट के पास ज़्यादा पावर होगी। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करा जाएगा कि कौन से एरियाज शेड्यूल्ड एरियाज हैं या फिर ट्राइबल एरियाज हैं, तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहले क्या है, प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, मतलब एक मेजॉरिटी देखी जाएगी, कितनी ज़्यादा अमाउंट में कितना ज़्यादा नंबर है इन ट्राइबल लोगों का। आज के टाइम पर ये मान लिया जाता है कि अगर किसी एरिया में मोर देन 50% ट्राइबल पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है, मोर देन 50% ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि एब ओरिजिनल्स हैं, इंडिजिनस लोग हैं, तो उस केस में फिर ऐसे एरिया को शेड्यूल्ड एरिया मान लिया जाएगा। या फिर ये एरिया अंडर डेवलप्ड है, जो किसी स्टेट, अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो इसका कोई ऐसा एरिया है जो कि स्टेट के बाकी एरियाज से बहुत ही कम डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है, तो वो भी एक क्राइटेरिया बन जाएगा। ऐसे ही रीजनेबल साइज देखा जाएगा, उनकी कॉम्पैक्टनेस देखी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि ये देखा जाएगा कि कितने कम एरियाज में कितना ऐसा एरिया है जिस एरिया में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, उस एरिया का साइज कितना है, कॉम्पैक्टनेस को भी चेक करा जाएगा। ऐसे ही एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को भी चेक करा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो अगर हम इस आंध्र प्रदेश की ही एग्जांपल ले लें
तो ऐसे एरियाज जहाँ पर ये दो ट्राइब्स रहती थी, पोरजा एंड सबरा, ऑब्वियसली इनके कंपैरिजन में जो बाकी का आंध्र प्रदेश होगा उसकी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस होगा। सो ऐसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को भी चेक करा जाएगा। ये भी चेक करा जाएगा, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं हुआ कि इनके ये जो कम्युनिटीज़ हैं उनका कॉन्टैक्ट कैसा है, जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं क्या वो बहुत शाई कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको भी ऐसे ही इस ग्रुप आइडेंटिफाई करने के लिए कंसिडर करा जा सकता है। उनके प्रिमिटिव ट्रेड्स को चेक करा जाएगा, जो कि सदियों से उनके कल्चर्स चले आ रहे हैं, उनका अपना एक जियोग्राफिकल आइसोलेशन चला आ रहा है, वो मेन लोगों के साथ एक ही स्टेट में रह रहे हैं वो लोग, बट उसी स्टेट के लोगों के साथ वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें भी चेक करी जाएंगी आइडेंटिफाई करने के लिए। ऐसे ही एक भूरिया कमीशन भी आया था। देखिए, भूरिया कमीशन ने बोला था कि जो सेंसस 1951 है उसके अकॉर्डिंग अगर कहीं पर मोर देन 40% पॉपुलेशन है इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, तो उनको शेड्यूल्ड एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ में रखा जाना चाहिए। बट ये चीज़ें अब चेंज भी हो चुकी हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़, जिसकी बात करी गई है 5th शेड्यूल में। 5th शेड्यूल में अलग से लॉज दिए गए हैं, उन लॉज को फॉलो करके ही इन शेड्यूल्ड एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाएगा, इनकी गवर्नेंस को चलाया जाएगा। ये मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पर एबोरिजिनल्स रहते हैं जो कि इंडिजिनस लोग हैं, सोशली इकोनॉमिकली ये लोग बैकवर्ड हैं। इनकी गवर्नेंस चलाने के लिए, इनको अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स करनी होगी गवर्नमेंट को। इन एरियाज़ के लिए जो एक नॉर्मल स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम करती है, जो भी एक नॉर्मल स्टेट में गवर्नेंस सिस्टम चलता है, वो इन एरियाज़ में नहीं चल सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो देखिए यहाँ पर ना एक चीज़ आ जाती है कि अगर शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात करी जाए तो यहाँ पर जो सेंटर का सेंट्रलाइजेशन है, सेंट्रलाइजेशन बहुत हो जाता है। मैंने आपको बताया है कि जब भी शेड्यूल्ड एरियाज़ की बात आएगी तो प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होगी, और अगर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है इट मीन्स कि अल्टीमेटली पावर किसके पास हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड एरियाज़ है यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब इस जो 5th शेड्यूल में डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं, जो इस 5th शेड्यूल के फीचर्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो इन एरियाज़ को डिक्लेयर कौन करेगा। हम बार बार ये चीज़ बोल चुके हैं कि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि किसी एरियाज़ को अगर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है या फिर उस एरिया को इंक्रीज़ करना है, उस एरिया को डिक्रीज़ करना है या फिर रिसेंड करना है, मतलब कि उस एरिया को ख़त्म ही कर देना है, हटा ही देना है कि ये एरिया अब शेड्यूल्ड एरिया नहीं है। ऐसे ही अगर इससे रिलेटेड कोई फ्रेश ऑर्डर्स इशू करने हैं, इनकी रीडेजिग्नेशन करनी है, रीडिफाइन करना है इन एरियाज़ को, तो ये सारी पावर्स किसके पास हैं, प्रेसिडेंट के पास है। बट इस चीज़ के लिए वो गवर्नर से कंसल्ट करते हैं, जो भी कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे कि अभी आंध्र प्रदेश में 2 ट्राइब्स को ऐड करा गया है, तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर के साथ कंसल्ट करा जाएगा। सेकंड फीचर क्या है इस 5th शेड्यूल का, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंटर, दोनों की बात करी गई है कि इन शेड्यूल्ड एरियाज़ के रिगार्डिंग स्टेट की पावर कैसी होगी एंड सेंटर की पावर कैसी होगी। स्टेट का काम क्या होगा, देखिए कि जो भी स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं उन्हीं एरियाज तक ही स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करेगी। इसका मतलब क्या है कि एक ही स्टेट में जिस एरिया में शेड्यूल्ड एरियाज हैं उसके लिए स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर उन एरियाज में थोड़ा डिफरेंट वे में एक्सटेंड करेगी देन द अदर एरियाज ऑफ स्टेट। अब इस केस में गवर्नर को भी पावर दी गई है, गवर्नर के पास स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन शेड्यूल्ड एरियाज के रिगार्डिंग कि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे कैसे इन शेड्यूल्ड एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। वो एनुअली भी रिपोर्ट दे सकते हैं, हर साल रिपोर्ट दे सकते हैं, या फिर कभी भी दे सकते हैं जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं अब मुझे इस शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग एक रिपोर्ट चाहिए, तो वो गवर्नर को बोल सकते हैं कि अभी आप रिपोर्ट दो। एनुअली जो है वो कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही जो सेंटर है, सेंटर के पास क्या पावर दी गई है इस 5th शेड्यूल में कि जब भी इन शेड्यूल्ड एरियाज को गवर्न करा जाएगा, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाएगी, तो उसके रिगार्डिंग जो सेंटर है वो प्रॉपर डायरेक्शंस दे सकता है। इसीलिए ही मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन हो जाता है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज इन स्टेट। सेंटर के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है विद रिगार्ड टू शेड्यूल्ड एरियाज। जो गवर्नर होगा उसके पास ज़्यादा पावर होंगी विद रिगार्ड टू ट्राइबल एरियाज। जो नेक्स्ट अब थर्ड फीचर है वो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का। जिस भी स्टेट में शेड्यूल्ड एरियाज होंगे वहाँ उनके ऊपर एक कंपलसरी कंडीशन है कि उनको एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो होगी वो सेटअप करनी होगी, एस्टैब्लिश करनी होगी।
इस काउंसिल का काम होगा कि देखिए स्टेट में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रही हैं, उनकी एडवांसमेंट के लिए इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि ये उसी एरिया की ही काउंसिल होगी, तो इसके पास इसको ज़्यादा पता होगा कि इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्या उनको सेफ गार्ड्स चाहिए। सो एक काउंसिल बनाई जाएगी। इस काउंसिल में देखिए 20 मेंबर्स होंगे। 20 मेंबर्स में से जो 3/4 मेंबर्स होंगे उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसका मतलब क्या है, देखिए 20 का 3/4 कितना हो जाएगा, 15 है ना। तो 15 जो MLAs होंगे स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर किसी शेड्यूल्ड एरियाज को रन करना है, गवर्न करना है, तो उस एरिया में से 15 MLA जो होंगे वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में आएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। इसके साथ ही यहाँ पर यह भी बताया गया है कि मान लीजिए स्टेट के अंदर शेड्यूल्ड एरियाज तो हैं, उन शेड्यूल्ड एरियाज में देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज रह रही होंगी, लेकिन अगर ऐसे एरियाज हैं स्टेट में जिनको शेड्यूल्ड एरियाज डिक्लेयर नहीं करा गया है, बट वहां पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, सो प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट बता सकते हैं कि इन ट्राइबल कम्युनिटीज को जो कि अभी प्रेजेंटली शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं आती हैं, उनको उनके लिए भी अलग से एक काउंसिल बनाई जा सकती है। ऐसे ही एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल जैसे बनी हुई है शेड्यूल्ड एरियाज के लिए, वैसे ही इन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए भी एक काउंसिल बनाई जा सकती है जो कि प्रेजेंटली शेड्यूल्ड एरियाज में नहीं आते हैं, वो किसी और एरिया में रह रहे हैं, बट है वो प्रिमिटिव लोग ही, है वो एबोरिजिनल्स ही। ये प्रेसिडेंट की विल के ऊपर डिपेंड करता है। 4th फीचर क्या है, लॉज एप्लीकेबल टू शेड्यूल्ड एरियाज। लॉज देखिए अब पार्लियामेंट लेके आता है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली लेके आएगी। सो गवर्नर को पावर दी गई है कि गवर्नर बताएगा कि कोई पर्टिकुलर पार्लियामेंट का एक्ट या फिर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका एक्ट इन शेड्यूल्ड एरियाज के ऊपर अप्लाई होगा या फिर नहीं होगा, एंड अगर अप्लाई करा जाएगा तो किन मॉडिफिकेशंस के साथ, किन चेंजेस के साथ वो अप्लाई करा जाएगा। ऐसे ही गवर्नर देखिए इन एरियाज के रिगार्डिंग कुछ रेगुलेशंस भी बना सकता है, इन शेड्यूल्ड एरियाज में पीस बनी रहे, गवर्नेंस प्रॉपर चलती रहे, उसके लिए वो ट्राइबल जो एडवाइजरी काउंसिल बन चुकी है उसको कंसल्ट भी कर सकता है। इन रेगुलेशंस का मेन पर्पस क्या होता है कि लैंड का एलियनेशन ना हो। देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं उनका लैंड एंड फॉरेस्ट के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। सो गवर्नर ट्राई करते हैं इन रेगुलेशंस के थ्रू कि लैंड का एलियनेशन ना हो, उसका ट्रांसफर ईजी ना हो, इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ ही जो उनकी लैंड है वो उन्हीं के पास ही रहे, एंड लैंड का अलॉटमेंट जो होगा उससे रिलेटेड भी रेगुलेशंस निकाली जा सकती हैं। जो भी इन ट्राइबल कम्युनिटीज में मनी लैंडिंग का बिजनेस चलता है उसको रेगुलेट करने के लिए भी जो गवर्नर है वो रेगुलेशंस निकाल सकता है। यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए जो पेसा एक्ट है, हम पंचायती जो इंस्टीट्यूशन था उसमें पढ़ चुके हैं ना, पेसा एक्ट 1996, वो भी इन शेड्यूल्ड एरियाज ट्राइबल एरियाज को के ऊपर एप्लीकेबल है, बट विद सर्टन मॉडिफिकेशंस के साथ या कुछ एक्सेप्शंस के साथ ही अप्लाई होता है। ऐसे ही जो एक शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989 का, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये भी इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के ऊपर एप्लीकेबल है। सो ये दोनों ही आपको याद रखने होंगे साथ में। इसके साथ ही देखिए जो गवर्नर है उसके पास ये भी पावर है कि स्टेट या फिर जो पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर है उसने जो भी लॉ निकाला है, कोई रेगुलेशन निकाली है, उसको रिपील कर सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है या फिर अमेंड भी कर सकते हैं। बट ये सारे काम उसको किसकी हेल्प से करने होंगे, उसको प्रेसिडेंट के एसेंट के साथ ही करने होंगे ये सारे काम। जब भी वो रेगुलेशंस निकालेंगे तो प्रेसिडेंट का एसेंट उनको चाहिए होगा गवर्नर को। सो देखिए यहाँ पर भी आपको पता चल रहा होगा कि जो सेंटर का कंट्रोल है वो ज़्यादा है शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए, प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है विद रिगार्ड टू शेड्यूल्ड एरियाज़। अब देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट के ऊपर ये एक ऑब्लिगेशन लगाई हुई है, ड्यूटी लगाई है कि वो एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। इस कमीशन का काम क्या होगा, इन शेड्यूल्ड एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है, जो भी शेड्यूल्ड एरियाज़ में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रह रही हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स रह रही हैं, उनके वेलफेयर से रिलेटेड क्या काम करा जा रहा है, उसके ऊपर रिपोर्ट देना इस कमीशन का काम होगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। सो विद टाइम देखिए 2 कमीशन अभी लक्ष्मीकांत में दिए गए हैं जो अपॉइंट करे गए हैं। सबसे पहला कमीशन 1960 में आया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ UN दीभर, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। सो एक पहला कमीशन ये आया था। देन सेकंड कमीशन आया था 2002 में, दिलीप सिंह भूरिया कमीशन, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2004 में। सो ये 2 ही कमीशन दिए गए हैं अभी लक्ष्मीकांत में। सो ये तो था देखिए शेड्यूल्ड एरियाज़ के रिगार्डिंग।
अब हम देखते हैं कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की 4 स्टेट्स हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस हैं, 6th शेड्यूल में दी गए हैं। 6th शेड्यूल में जो भी लॉज दिए गए हैं उन्हीं लॉज के अकॉर्डिंग ही इन चारों स्टेट्स की ट्राइबल कम्युनिटीज़ को गवर्न करा जाएगा, एडमिनिस्टर करा जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, यहाँ पर 10 ट्राइबल एरियाज हैं। लक्ष्मीकांत में एक लिस्ट भी दी गई है 10 ट्राइबल एरियाज की। रटने की ज़रूरत नहीं है, एक बार उसको बस ग्लांस थ्रू कर लें, एक बार देख लें कि कौन से एरियाज़ हैं। कभी न्यूज़ में आया तो उसको अलग से मार्क कर लें कि यस, ये वाली जो ट्राइबल एरिया था वो न्यूज़ में आया था। सो इन चारों स्टेट्स के जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनके लिए एक खास बात ये भी है कि आप इनको सेमी ऑटोनोमस एरियाज़ बोल सकते हो। इनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी है एज़ कम्पेयर्ड टू शेड्यूल्ड एरियाज़। शेड्यूल्ड एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहता है गवर्नमेंट का, बट जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अपनी लैंड और फॉरेस्ट के साथ, ये जो चारों स्टेट्स हैं उनकी ट्राइबल कम्युनिटीज़। एंड ये कम्युनिटीज़ जो हैं वो मेन इंडिया के साथ इतना असिमिलेट भी नहीं होना चाहती थी, उनके साथ मिलकर भी नहीं रहना चाहती थी। इनका जो सबसिस्टेंस लेवल था, ये सारी चीज़ें कंसिडर होती है जब भी इन 10 ट्राइबल एरियाज़ को इनसे रिलेटेड जो भी प्रोविजंस आएंगे उनको कंसिडर करा जाएगा। तो इन एरियाज़ की एथनिसिटी कैसी थी, इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स थी उस टाइम पर कि इनको अलग 10 इनको अलग शेड्यूल में रख दिया गया। सो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर देखी जा रही थी। बट आज के टाइम पर रिमेंबर ये चीज़ें बदल चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग जंगलों में रह रहे हैं, प्रॉपरली डेवलप हो चुके हैं, बट क्योंकि ये प्रोविजंस पहले से चली आ रही हैं तो इनके लिए अभी भी वो सेम ही प्रोविजंस हैं। सबसे पहले तो देखिए लक्ष्मीकांत में ना एक पैरा दिया गया है कि इन जो चारों स्टेट्स हैं इनकी रैशनैलिटी दी गई है कि क्यों इनको अलग से रखा गया था। यस, देखिए, द ट्राइब्स इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम हैव नॉट असिमिलेटेड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना, ये मेन जो लोगों की लाइफ थी, जो मेन स्टेट्स होती थी, उनके साथ असिमिलेट नहीं होते। इनके एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंस भी यूज़ करे जाते हैं। देखिए, जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट को देखना होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात आती है, तो कुछ लोगों के सैंपल्स कलेक्ट करे जाते हैं। तो ये चारों स्टेट्स की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको एज एंथ्रोपोलॉजिकल स्पेसिमेंस भी यूज़ करा जाता था। फिर उसके साथ ही देखिए, इन्होंने जो बाकी की लेस अडेप्टेड टू द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन हुज मिड्स दे लिव। देखिए, जो बाकी की इनके आसपास की जो भी स्टेट्स थी, जो भी एरियाज थे, उनके जैसे उन्होंने कम ही अडेप्ट करा, उनका कल्चर इन्होंने बहुत कम अडॉप्ट करा। आज के टाइम पर भी इनकी जो रूट्स हैं वो कहाँ पर हैं, अपने ही कल्चर में, अपनी कस्टम्स के अकॉर्डिंग ये लोग चलते हैं, इनकी अपनी सिविलाइजेशन है। ठीक है, ऐसे ही इसी वजह से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको डिफरेंट वे में ट्रीट करा, डिफरेंटली ट्रीट करा, एंड इनको साइजेबल अमाउंट ऑफ अटोनमी भी देगी। मैंने आपको बताया ना कि जो 10 ट्राइबल एरियाज हैं इनके पास ज़्यादा अटोनमी है एज कम्पेयर्ड टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही अटोनमी दी गई है, क्योंकि इनके पास ये लोग बहुत कम असिमिलेट हुए हैं। इनकी रूट्स आज भी अपनी ही कस्टम्स, अपने ही कल्चर के ऊपर टिकी हुई हैं। इनफैक्ट आपको सेंटिनल्स जो एक ट्राइब है द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ पर आपको पता ही होगा, जो सेंटिनल एक ट्राइब है जिसका आज के टाइम पर भी दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है मेन इंडिया के पास, मेन इंडिया के साथ। कोई भी आज तक वहाँ पर अगर जाता है तो सर्वाइव नहीं करता है, इतना ज़्यादा वो कट हो के रहते हैं मेन लोगों से। सो इस 6th जो शेड्यूल में इसकी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में जो भी फीचर्स दिए गए हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो 10 ट्राइबल एरियाज हैं इन 4 स्टेट्स में। इन 10 ट्राइबल एरियाज को क्या बनाया गया है, इनको बनाया गया है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। 10 ट्राइबल एरियाज हैं, 4 स्टेट्स में है, इन 10 ट्राइबल एरियाज को ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का इनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, या फिर स्टेट का कोई भी कंट्रोल नहीं है कंट्रोल है, बट इनको बहुत ज़्यादा लीनियंसी दी गई है, इनके पास ज़्यादा ऑटोनमी है। अब गवर्नर को देखिए पावर दी गई है कि इन जो 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स है वो इनको ऑर्गेनाइज कर सकता है, इनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो गवर्नर। ऐसे इनका जो एरिया है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, वो एरिया कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे पहले शेड्यूल्ड एरियाज के रिगार्डिंग पावर किसके पास थी, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट एरिया को कम कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, बाउंड्रीज डिफाइन कर सकते थे, नेम चेंज कर सकते थे। ऐसे ही जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं उसको गवर्नर चेंज कर सकते हैं, एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करना, नाम चेंज करना। एंड अगर गवर्नर को लगता है कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं,
तो उन कम्युनिटीज़ के बेसिस पर ही इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को गवर्नर ऑटोनोमस रीजन्स में भी डिवाइड कर सकता है कि एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट और सेवरल ऑटोनोमस रीजन्स में डिवाइड कर दिया। एंड इस एक सेपरेट ऑटोनोमस रीजन की अपनी एक रीजनल काउंसिल भी हो सकती है। अब देखिए जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है इसमें मेंबर्स कितने होंगे, इसकी अपनी ना एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। हर एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी, उसमें 30 मेंबर्स होंगे। 30 में से जो 4 मेंबर्स होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे एंड उनको गवर्नर ही नॉमिनेट करेंगे। एंड जो बाकी के 26 मेंबर्स होंगे उनको अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर ही इलेक्ट करा जाएगा। दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है 18 ईयर एज वाली, उसी के बेसिस पर ही इन 26 मेंबर्स को इलेक्ट करा जाएगा। जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे इनका जो टर्म होगा वो 5 ईयर का होगा। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे उनको गवर्नर ने ही अपॉइंट करा है, तो वो गवर्नर के प्लेजर पर ही टिके हुए होंगे। गवर्नर जब चाहे उनको हटा सकते हैं या फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं। नाउ देखिए 2 तरह की काउंसिल बन चुकी है। जो एक पूरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए है एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, देन उसके बाद है एक रीजनल काउंसिल। अगर किसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को डिफरेंट ऑटोनोमस रीजन में डिवाइड कर दिया गया, उस हर एक रीजन की अपनी एक रीजनल काउंसिल होगी। इस रीजनल काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर होगी इन एरियाज को एडमिनिस्टर करने की, इन एरियाज को गवर्न करने की। अगर कोई लैंड से रिलेटेड प्रोविजन लेके आनी है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मैटर है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, डिवोर्स, मैरिज से रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, इन सबको जो रीजनल काउंसिल होंगी एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी वो इन मैटर्स को देख सकती है। बट इन सारे लॉज के लिए उनको गवर्नर का एसेंट लेना होगा, क्योंकि गवर्नर के पास ही इन एरियाज के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा पावर है। उसके साथ ही जो भी ये रीजनल काउंसिल एंड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है अपनी टेरिटरी में जिस भी एरिया में इनकी ज्यूरिसडिक्शन है उसके लिए एक विलेज काउंसिल भी बना सकती है, जिसको आप कोर्ट्स बोल सकते हो। जो नॉर्मल कोर्ट्स होते हैं उससे ये अलग होती है। ये अपनी जो ट्रेडिशंस होंगी उस एरिया के अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग ही ये ट्रायल करेंगी विलेज काउंसिल्स। एंड जो स्टेट का हाई कोर्ट होगा क्या उसकी जजमेंट्स इन विलेज काउंसिल्स के ऊपर अप्लाई करेंगी या फिर नहीं करेंगी, वो सारी चीज़ें गवर्नर ही डिसाइड करता है। दोनों ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल्स ये लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकती हैं, असेस कर सकती हैं कि कितना लैंड रेवेन्यू लगाया जाएगा। कुछ टैक्सेस भी ये लोग इम्पोज कर सकती हैं, ये दोनों ही काउंसिल्स। इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके पास पावर दी गई है, रीजनल काउंसिल के पास नहीं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के पास पावर दी गई है कि वो प्राइमरी स्कूल्स को, जो भी इन ट्राइबल एरियाज के प्राइमरी स्कूल्स होंगे उनको मैनेज कर सकती है। मार्केट, फेरीज वगैरह, जो फिशरीज, रोड्स वगैरह, इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकती है। रेगुलेशंस निकाल सकती है इससे रिलेटेड। बट इन रेगुलेशंस को अगेन गवर्नर का एसेंट चाहिए होगा। गवर्नर के पास ही पावर दी गई है कि वो एक कमीशन भी अपॉइंट करेगा इन जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं या फिर जो रीजनल काउंसिल्स, जो रीजनल एरियाज हैं, ऑटोनोमस रीजन्स हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है, इसके ऊपर रिपोर्ट देने के लिए गवर्नर एक कमीशन अपॉइंट करेगा। जैसे कि शेड्यूल्ड एरियाज के लिए क्या था, प्रेसिडेंट एक कमीशन अपॉइंट कर रहे थे, अब इन ट्राइबल एरियाज के लिए गवर्नर एक कमीशन अपॉइंट करेंगे। गवर्नर चाहे तो इन डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स को डिसॉल्व भी कर सकता है। अगर इस कमीशन को लगता है, जो भी कमीशन अपॉइंट करा गया है उसको लगता है कि इन डिस्ट्रिक्ट या फिर रीजनल काउंसिल्स को खत्म कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए, तो गवर्नर ये काम भी कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। सो यस, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अलावा एक फैक्ट आप याद रख सकते हो कि अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है आंसर राइटिंग में तो आप लिख सकते हो कि आज के टाइम पर भी जो 59% इंडिया की एसटी पॉपुलेशन है, शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज का जो 59% है वो आज भी आउटसाइड आर्टिकल 244 ही है। आर्टिकल 244 क्या करता था, ये बताता था कि इसकी फर्स्ट क्लॉज बताती थी कि शेड्यूल्ड एरियाज को कैसे गवर्न करा जाएगा 5th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। इसकी सेकंड क्लॉज बताती थी कि ट्राइबल एरियाज को कैसे गवर्न करा जाएगा तो 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग। ये इस आर्टिकल का काम था। बट आज के टाइम पर भी 59% शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऐसी हैं इंडिया की जो कि इस आर्टिकल के बाहर आती हैं। उनको इस आर्टिकल में जो भी प्रोटेक्शन दी गई है इस 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के थ्रू, वो प्रोटेक्शन इनको नहीं मिलती है। एंड जो एसटी मेजॉरिटी एरियाज हैं आज के टाइम पर भी इंडिया की ब्यूरोक्रेसी से उनको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के। देखिए इस चैप्टर से रिलेटेड ना आप एक बार क्वेश्चंस जरूर चेक करें गूगल पर जाकर। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मेंस में भी कुछ पूछे गए हैं क्वेश्चन 2008 या फिर
2016 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। 13 में क्वेश्चन पूछे गए हैं इन शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड, एंड मेंस में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक तो मैं आपको रीड कर देती हूँ, अभी सुन लें। आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन relates to the administration of scheduled areas and tribal areas, analyze the impact of non-implementation of the provisions of fifth schedule on the growth of left wing extremism। तो देखिए यहाँ पर ना क्वेश्चन में चीज़ों को कंबाइन कर दिया गया है। यहाँ पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की भी बात करी गई है, इन शेड्यूल्ड एरियाज की एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करी गई है, क्योंकि इन शेड्यूल्ड एरियाज में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे एक 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। लीगल इनिशिएटिव्स की बात करी गई थी कि इन जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनसे रिलेटेड कौन से लीगल इनिशिएटिव्स हैं अपने इंडिया में। कुछ तो मैंने आपको बताए भी हैं, जैसे कि मैंने आपको ये प्रोविजंस बताई हैं, पेसा एक्ट, SC/ST प्रोविजन, प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटीज़ एक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो भी आंध्र प्रदेश में अभी न्यू अपडेट्स हुई हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो, आर्टिकल्स को आप इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में। फिर देखिए एक 2016 का जो क्वेश्चन है, आप उसके लिए जो अभी मैंने बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप बताई है 100% आप उसको यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वाई आर द ट्राइबल्स इन इंडिया रेफर्ड टू एज द शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आप गूगल पे देख लें, बट यहाँ पर बोला गया है कि इन ट्राइब्स को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों बोला गया है। 2016 का क्वेश्चन है, तो आप देखिए पूरी बैकग्राउंड इसमें यूज़ कर सकते हो अपना आंसर बेटर बनाने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूले। थैंक यू।